Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn salient features of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के कुछ मुख्य विशेषताएं। उससे पहले हमने पार्ट 1 किया था सैलिएंट फीचर्स का, जब हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज हम कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे जो पहले नहीं करे। सो लेट्स स्टार्ट। 6th वन, पहले हम 5 फीचर्स कर चुके हैं तो हम 6 से आज स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। को दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब इसमें क्या होता है, देयर इज़ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव लागू करने वाली। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में एक कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट हेड है लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। ठीक है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देयर इज़ मेजॉरिटी पार्टी रूल। इंडिया में क्या है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है। जिस पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट मिले, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, वही पार्टी रूल करती है, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। फिर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये हमने देखा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोऑर्डिनेशन है, आपस में तालमेल है, लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लागू करती है जो चीज़ों को। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, लेकिन ये काम इंडिपेंडेंटली करती है, मतलब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जवाबदेही होती है लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की आपस में कोऑर्डिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 7th फीचर, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे कि भारत के नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। अब जैसे ही उनको कुछ हमने अथॉरिटी तो दी, पर कुछ ड्यूटी भी देनी होगी। विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे ही हमारे कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, तो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, कुछ कर्तव्य भी हैं भारत के नागरिकों के, तो वो क्या है वो देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड एंश्योर यूनिटी ऑफ इंडिया। ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है सिटीजन्स का, मतलब उनके नैतिक कर्तव्य हैं, भारत के नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं, ये ड्यूटीज़ है कि वो प्रमोट करें पैट्रियोटिज़म को। पैट्रियोटिज़म मतलब देशभक्ति को प्रमोट करें, और एंश्योर यूनिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो एकता है, भारत की एकता बनाए रखें। ठीक है, कि वो देशभक्ति रखें और भारत की एकता को बनाए रखें, ये भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स to promote patriotism and ensure unity of the nation. Fundamental duties were added by 42nd Constitutional Amendment 1976. Fundamental duties पहले नहीं थी, 42nd Amendment जो किया गया 1976 में, 42वां संशोधन किया गया संविधान में 1976 में, उसमें मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। The Part 4A of the Constitution specifies 11 fundamental duties. Part 4A, Constitution के Part 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं।
ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के, जैसे कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, संविधान सबसे ऊपर होता है तो उसको फॉलो करना, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग पीपल एंड सो ऑन, तो आपस में भाईचारा बना कर रखना, ठीक है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन सिटीजन्स की, जो पार्ट 4 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट है 8th वन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हमने पहले भी सेपरेट वीडियो में देखा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग, तो आज दोबारा इसको देखते हैं फ्यूचर में। ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हैज़ द राइट टू वोट irrespective of caste, religion, gender, color, economic condition, literacy, etc. ये भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मतदान का अधिकार है, ठीक है। कोई भी भारत का नागरिक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसकी कास्ट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके पास कितना पैसा है, लिटरेट है कि नहीं, वो पढ़ लिख सकता है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर भारत के नागरिक को वोटिंग का राइट यानी मतदान का अधिकार है। एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, इकोनॉमिक कंडीशन, लिटरेसी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन सिटीजन है तो उसके पास वोटिंग का राइट है। जो वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी 21 to 18, पहले 21 ईयर्स में वोट दे सकते थे, अब 18 साल में दे सकते हैं, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया था 21 से 18 इन 1989 बाय 67 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988, ठीक है। जो 61वां संशोधन किया गया संविधान में, उससे 21 साल से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 in 1989 by 67 Constitutional Amendment Act of 1988. Next, 9th one, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट हमने पहले सेक्युलर का मीनिंग देखा होगा जब हमने प्रीएम्बल किया था, तो अभी देखते हैं सेक्युलर स्टेट क्या होता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। एक सेक्युलर स्टेट है भारत, इसका क्या मतलब है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि सबको यही मानना होगा, ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया में। एवरी रिलीजन इज़ गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, हर धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो 42वां संशोधन किया गया संविधान में, उसमें ये टर्म सेक्युलर ऐड किया गया था 1976 में प्रीएम्बल में इसको ऐड किया था 1976 में। अगर आपने प्रीएम्बल की वीडियो भी नहीं देखी वो ज़रूर देखना, उसमें इसको हमने डिटेल में समझा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 10th, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इसका क्या मतलब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत की नागरिकता एक सिंगल सिटीजनशिप है, डेट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो हम सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य या प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। जैसे इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ, whether you are born or you reside in any state of India, you are the Indian citizen. You will be called the citizen of India. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इकलौती नागरिकता है भारत की नागरिकता, किसी राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है। जैसे कोई हिमाचल प्रदेश में रहता है तो उसके पास 2 सिटीजनशिप नहीं होगी, एक इंडिया की, एक हिमाचल प्रदेश की, इसके पास एक ही नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
Directive Principles of State Policy. These are the instructions given to the state for making proper policies. State गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उनको बनाने के लिए उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ठीक है। संविधान के 5 चौथे भाग में इनका उल्लेख किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो इनका मकसद है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, इंडिया में सबका भला हो, सबका वेलफेयर हो। इसलिए ये कुछ निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि जब भी वो पॉलिसी बनाए, कोई नीतियाँ बनाए, तो उन निर्देशों का पालन करें। सो दिस आर द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट फॉर मेकिंग पॉलिसीज। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, इसमें जो कोर्ट्स के बारे में है वो जुडिशरी कहलाता है, न्यायतंत्र कहते हैं जिसे। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इसका देखते हैं क्या मीनिंग है। पहले देखते हैं इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द टॉप in the country. There are high courts at state level. Under high courts there are district and lower courts. इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स में एक हायरार्की फॉलो करनी होती है। जैसे कंपनीज में एक हायरार्की फॉलो होती है, वैसे ही कोर्ट में भी एक हायरार्की है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, पूरे नेशन के लिए है, पूरी इंडिया के लिए। उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, उससे भी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो एक हायरार्की फॉलो की जाती है जुडिशियल सिस्टम में, कोर्ट्स में। तो ये है इंटीग्रेटेड का मतलब। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटियर है फंडामेंटल राइट्स का और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है कि हमने जो फंडामेंटल राइट देखा, तो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट ये है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, आपका किसी भी फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आपका पूरा नहीं हो रहा, आपको वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। इसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं, जो भी एक फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। अगर किसी और फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जिसको अंडर आर्टिकल 32 हमें दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो गारंटी, इसको हम कहते हैं गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, गार्जियन है, देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ एंड ऑर्डर उसका प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका भी ध्यान रखता है सुप्रीम कोर्ट। देयर इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, सेपरेशन है, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। तो आज हमने कुछ फीचर्स और डिस्कस किए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार क्विकली इनकी रिवीजन कर लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रियल हेड और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य हैं जो भारत नागरिकों के, उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है और उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था,
ठीक है। पार्ट 4A में मेंशन है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहता है कि हर भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसके पास मतदान का अधिकार है। एवरी इंडियन सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हैज़ द राइट टू वोट। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, लिटरेसी क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी 1989 में बाय 67th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। है सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर धर्म को यहाँ बराबर सम्मान दिया जाता है। और ये जो टर्म सेक्युलर है वो प्रियम्बल में ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सिंगल सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता है, यहाँ भारत के नागरिकों के पास किसी राज्य, किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ जो स्टेट को दी गई है, ठीक है, टू मेक पॉलिसीज। जब भी वो पॉलिसी बनाएं तो उनको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये पार्ट 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी में एक हायरार्की फॉलो होती है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पे है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। सेपरेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। सो दैट्स अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।